आज हम बात करेंगे डेट और इक्विटी, इनमें क्या अंतर होता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए होगा। कैपिटल दो तरह का आपको चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्ट करेंगे और फिक्स्ड कैपिटल में भी। फिक्स्ड कैपिटल जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, टूल्स, फर्नीचर, ये सब आपको पैसा चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा आपको रोजमर्रा के खर्चे के लिए भी पैसा चाहिए, जिसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आपको रॉ मटेरियल मंगवाना है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, रोजमर्रा के खर्चे वर्किंग कैपिटल के अंडर आ जाएंगे। तो बात ये तय हुई कि आपको पैसा चाहिए। मान लीजिए आपके वाले बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 25 लाख का अमाउंट चाहिए। अब प्रश्न ये है कि ये 25 लाख आएगा कहां से। हो सकता है आपने अपनी सेविंग करी हुई है, आपके पास अपना खुद का, आपके माँ बाप का दिया हुआ पैसा है, आप उसमें लगा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या कोई बाहर से आके आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा? तो ये प्रश्न है आज जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वो पैसा 25 लाख रुपया इक्विटी में रहेगा या डेट में रहेगा। इसको विस्तार से समझते हैं। इक्विटी किसको कहते हैं? इक्विटी होता है हिस्सेदारी डालना, साझेदारी डालना। देखिए, मान लीजिए आपके पास 25 लाख बिजनेस में लगाने के लिए 20 लाख रुपया आपके पास है। अब बाकी का 5 लाख कहां से लाओगे? उसके लिए आप शेयर्स इशू कर सकते हो। इस शेयर इशू करने को ही इक्विटी कहते हैं, साझेदारी, हिस्सेदारी कहते हैं। आपने 5 लाख रुपए की किसी और के साथ हिस्सेदारी डाल ली। आपने किसी और को अपने बिजनेस का ओनर बना दिया। देखो, 20 लाख के ओनर तो आप ही रहेंगे, समझ में आ गई कहानी। लेकिन 5 लाख का ओनर वो दूसरा इंसान बन जाएगा जिसने 5 लाख रुपए आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। देखो, आपका काम भी हो गया। आपको 25 लाख बिजनेस के लिए चाहिए थे, जिसमें से 20 थे, तो भैया 5 लाख की आपने हिस्सेदारी डाली, दूसरे बंदे को आपने ओनर बना डाला। आपका काम चल गया, उसका भी काम चलक गया, वो 5 लाख का ओनर, मालिक बन गया। आपने अपने बिजनेस का मालिकाना हक 5 लाख रुपए तक का दूसरे के नाम कर दिया। इसको बोलते हैं इक्विटी। ये जो इक्विटी 5 लाख की है, ये आपको वापस तो करनी है उस ओनर को जिसने भी आपके बिजनेस में पैसा लगा के मालिकाना हक लिया है 5 लाख का। लेकिन जनरली होता क्या है, जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक ये पैसा वापस नहीं किया जाता। चलते हुए बिजनेस में जो मालिकाना हक है वो दिया नहीं जाता। तो 5 लाख रुपए तो आपके पास आ गए तो वापस तो करने नहीं है। भगवान ना करे अगर आपका बिजनेस बंद होता है तो बात की जाएगी कि उसका पैसा वापस करना है कि नहीं। अदरवाइज वो पैसा आपको वापस ही नहीं करना, तो बहुत अच्छी बात है ना, आपका बिजनेस चलने लग गया। इक्विटी को तो तभी रीपे किया जाएगा जब बिजनेस शट होगा। अदरवाइज 5 लाख रुपया उसका बिजनेस में आ गया। इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर बिजनेस चला, फला, फूला, तो जो प्रॉफिट है वो आपको भी मिलेगा और दूसरे इंसान को भी मिलेगा। आपको 20 लाख आपने लगाया है ना, तो 20 लाख के हिसाब से मिलेगा। उसने 5 लगाया है तो उसको 5 के हिसाब से मिलेगा। लेकिन आप दोनों को लॉस अगर होगा बिजनेस में, वो भी बियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों ही मालिक हो। मालिक को प्रॉफिट भी मिल सकता है और अगर लॉस होता है तो वो भी बियर करना पड़ता है। अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, लॉस होगा तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, लॉस भुगतना पड़ेगा। तो ये है बात इक्विटी के बारे में। दूसरा बात है जी डेट। डेट बोलते हैं ऋण। अब आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए अगर 25 लाख चाहिए तो आप बैंक से उधार ले लो, ऋण ले लो, डेट ले लो। ठीक है, ये जो बैंक का पैसा है ये भी आउटसाइडर मनी ही है। पिछले केस में जब 5 लाख का मालिकाना हक दूसरे को दिया था, वो भी आउटसाइडर मनी था, लेकिन वो मालिकाना हक दिया गया था। यहाँ मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा, यहाँ ऋण लिया जा रहा है। आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, बॉन्ड्स इशू कर सकते हो, और इन दोनों के द्वारा भी आप डेट ले सकते हो। 25 लाख के बिजनेस में 20 लाख आपके पास अपना है, तो 5 लाख के लिए आप बैंक से उधारी ले सकते हो। आप बैंक को ओनर नहीं बना रहे हो, आप बैंक को मालिकाना हक नहीं बना रहे हो 5 लाख रुपए का। आप ऋण ले रहे हो, आप उधार ले रहे हो, मालिकाना हक सारा का सारा आपके पास ही रहेगा।
सो बैंक विल नॉट बी दी ओनर, आप ही सोल ओनर रहोगे, सिंगल ओनर, सिंगल मालिकाना हक आपका ही रहेगा। आप डेट लेते हुए कोई भी शेयर्स इशू नहीं करोगे, जैसा कि पिछली स्लाइड में बताया कि शेयर्स इशू होते हैं, यहां पर डेट के केस में कोई शेयर इशू नहीं होते। आपको जो आपने उधारी लिया है, ऋण लिया है, वो आपको रीपे करना पड़ेगा, उसकी किश्त आपको देनी पड़ेगी। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेट हुए हैं ऋण लेते हुए वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। अगर ये बात तय हुई कि ये जो आपने 5 लाख की उधारी ली है ये 7 साल में वापस करनी है, तो आपको 7 साल में वापस करनी पड़ेगी और हर महीने ब्याज अलग से देना पड़ेगा। अगर आप 5 साल की बात करते हो तो 5 साल में देनी पड़ेगी। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो गए उसके हिसाब से ही सारा सिस्टम चलेगा। और ये जो उधारी है ये आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आपने अपनी लायबिलिटी बना ली। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट क्या इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, किसान विकास पत्र इशू करती है जनरल पब्लिक को। मेरे और आपके जैसे साधारण लोग इस किसान विकास पत्र को खरीदते हैं। मैंने आज अगर 10,000 का किसान विकास पत्र खरीदा है तो मैंने 10,000 सरकार को दिए, बदले में मुझे एक कागज मिलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि 7 साल के बाद या 7.5 साल के बाद इतना पैसा आपको वापस देगी सरकार। तो बस ठीक है, वो ऋण सरकार ने मुझसे लिया और इतने सालों के बाद वो मुझे थोड़ा सा बढ़ा के पैसा दे देगी, इसको बोलते हैं उधारी। गवर्नमेंट डेट लेती है लोगों से और एक सर्टेन पीरियड के बाद 8 साल 5 साल जो भी तय होता है उस पे वो बढ़ा हुआ अमाउंट जिसमें इंटरेस्ट शामिल होता है लोगों को वापस कर दिया जाता है। तो जो लेंडर है जिसने उधार दिया है उसको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। अगर तो आपका बिजनेस फला फूला रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, तब भी आपको ब्याज मिलेगा। और अगर आपका बिजनेस लॉस में हो गया तब भी ब्याज देना पड़ेगा। देखो इक्विटी में ऐसा नहीं था, इक्विटी में आपको उसको प्रॉफिट कब देना है, जब बिजनेस प्रॉफिट में गया। लेकिन उधार के केस में, ऋण के केस में आपका बिजनेस प्रॉफिट में जाए आपको उतना ही ब्याज देना है, आपका बिजनेस लॉस में जाए तब भी आपको उतना ही ब्याज देना है, देना ही पड़ेगा। यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, यू हैव टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। एक कंपनी आपने शुरू करी, 25 लाख रुपया उसमें आपने डाला, ठीक है, और आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए, ठीक है, वो इक्विटी शेयर्स आपने और इशू कर दिए और पैसा आने लग गया आपके बिजनेस में, आपने और इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए और पैसा आने लग गया और आपका बिजनेस बड़ा होने लग गया। तो होते होते ये आपका बिजनेस 1 करोड़ का बन गया, जो ओरिजिनली 25 लाख का शुरू हुआ था। क्योंकि आप इक्विटी शेयर्स इशू करते गए और उसमें मुनाफा होता गया, बिजनेस बढ़ता गया, आज की डेट में वो 1 करोड़ की कंपनी हो गई। तो आप क्या बन गए, क्योंकि आपका 100% मालिकाना हक तो रहा नहीं ना, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, तो आप 80% ओनर हो। किसके ओनर हो, 1 करोड़ कंपनी के, इक्विटी शेयर्स वाले केस में। लेकिन डेट के केस में क्योंकि आपने 25 लाख से बिजनेस शुरू किया था, जैसा कि बताया 5 लाख का उधार लिया था, तो उसमें आपने इक्विटी तो इशू करी नहीं, तो आपका बिजनेस आज भी कितना रहा, 25 लाख का। आप हो 100% ओनर, लेकिन माय डियर ओनर हो आप 100% सिर्फ 25 लाख की कंपनी के। ये होता है उधारी। और अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हो और आपका बिजनेस चलने लग गया तो आप रह तो गए 80% ओनर, 80% ही आपका मालिकाना हक है, लेकिन कंपनी भी तो देखो 1 करोड़ तक पहुंच गई। तो ये डिफरेंस रहता है इक्विटी और डेट में। और ये चूज करना कि मैंने शेयर्स इशू करने हैं कि मैंने उधारी लेनी है, ये आपका अपना पर्सनल ज्ञान रहेगा कि आप किधर जाना चाहते हो। तो ये भी ऐसा नहीं है कि जिसने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं उसकी बिजनेस 25 लाख का 1 करोड़ तक जाएगा ही जाएगा। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि इक्विटी शेयर्स इशू करने पर अगर आपका बिजनेस प्रफुल्लित होता है तो देखो मालिकाना हक तो थोड़ा कम हो गया लेकिन बिजनेस भी तो बढ़ गया। लेकिन डेट वाले केस में मालिकाना हक 100% आपके पास ही रहा। देखिए जो बैलेंस शीट है हमारी वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, जिसमें दिया गया है एसेट साइड पे लैंड बिल्डिंग 15 लाख की है जी, प्लांट मशीनरी 10 लाख का है, और लायबिलिटी के केस में आपने शेयर्स 20 लाख के इशू किए हैं और उधारी कितने की ले ली है, 5 लाख की। तो ये आपकी बैलेंस शीट दर्शाती है कि ये इक्विटी शेयर्स पर चल रहा है सिस्टम या आपने उधार पे काम किया है। अब हम इनको कंपेयर करते हैं। देखो डेट के केस में जो लेंडर है जिसने उधार दिया है उसको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। आपको बताया कि आपको हर महीने इतना ब्याज आएगा ही आएगा।
इक्विटी शेयर के केस में अगर आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स दे विल गेट द डिविडेंड, जिसको शेयर ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। उधार जो है उसका रीपेमेंट, उसको वापस कैसे करना है? जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो गए उधार लेते हुए, 5 साल के बाद पेमेंट करना है, 7 साल के बाद पेमेंट करना है, 10% का ब्याज है, 5% का ब्याज है, जो भी टर्म्स एंड सेट है उसके हिसाब से ही आपको रीपेमेंट करनी है। इक्विटी शेयर्स का कोई रीपेमेंट नहीं होता है बिजनेस के चलते चलाते। अगर एक बिजनेस चल रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट करना ही नहीं होता है। ये बाई बैक ऑफ शेयर्स एक एक्सेप्शन है, वो एक अलग केस आ जाता है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में इक्विटी शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट नहीं की जाती। डेट के केस में आपको इंटरेस्ट भी देना है और प्रिंसिपल भी पे करना ही है, ठीक है। भले आपका बिजनेस लॉस में जाए, भले आपका बिजनेस प्रॉफिट में जाए, जो उधार देने वाला है उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है, थोड़ा प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको ब्याज आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में डिविडेंड तभी देना है जब आपको प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो डिविडेंड देना ही नहीं है और आपको कोई टेंशन नहीं है। उधार के केस में आपके ऊपर ब्याज देने की टेंशन है, लायबिलिटी है जो कि देना पड़ेगा। इक्विटी में डिविडेंड देने का कोई लायबिलिटी नहीं है। प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली डिविडेंड दिया जाएगा। जो डेट है उसमें जिसने उधार दिया है उसको कोई मालिकाना हक नहीं मिलता, उसको कोई ओनरशिप नहीं मिलती, ना ही वो बिजनेस के काम में इन्वॉल्व होने का हक रखता है। वो नहीं आपको आके कहेगा कि बिजनेस को इस तरह चलाइए और इस तरह ना चलाइए, उसके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है क्योंकि वो मालिक नहीं है। वो तो सिर्फ उधार देने वाला है जिसको अपने ब्याज से मतलब है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को, उसको बिजनेस का पूरा कंट्रोल है क्योंकि उसका मालिकाना हक है। वो आकर इंटरफेयर भी कर सकता है कि बिजनेस को इस तरीके से चलाना है, उस तरीके से नहीं चलाना है, ऐसी डील करनी है, वैसी डील नहीं करनी है। और इसके साथ साथ अगर जिस बंदे को आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं अगर वो स्मार्ट है, समझदार है, तो वो अपना एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो बिजनेस को दे सकता है, अपना मूल्यवान समय भी दे सकता है और मूल्यवान सलाह भी दे सकता है। जो उधार देने वाला है वो आपसे क्या बोलते हैं, मॉर्गेज, गिरवी सामान मांगेगा ही मांगेगा। सिक्योरिटी रखिए, कागज रखिए जमीन के, आपके पास लैंड बिल्डिंग है तो मुझे उसकी एक सिक्योरिटी चाहिए। लेंडर आपको कहेगा कि आप कोलेटरल प्लेज करें और अगर आपने पैसे उसको नहीं दिए तो वो आपका जो आपने प्लेज किया था, जो मॉर्गेज किया था, उसके ऊपर उसका अधिकार होता है। लेकिन इक्विटी शेयर केस में कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है, कुछ भी गिरवी रखने की, मॉर्गेज रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने उस बंदे को मालिकाना हक दे दिया है। देखो डेट जो है वो लेस रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, इसमें रिस्क कम रहता है। क्यों? क्योंकि ब्याज ने तो आना ही आना है हर महीने और प्रिंसिपल भी आपका सेफ है, जो लागत मूल्य है वो भी सेफ रहता है। इसलिए ब्याज की शेड्यूल्ड होती है रीपेमेंट, हर महीने के 10वें दिन, हर महीने के 7वें दिन आपको मिल जाना है, तो इसमें रिस्क जो है वो बहुत कम है। इक्विटी के केस में बहुत ज्यादा रिस्क है। आपको डिविडेंड की कोई श्योरिटी नहीं है कि आना है कि नहीं आना है। डिविडेंड हो भी सकता है मिले और इसका कुछ फिक्स नहीं है कि हर महीने की 7वीं तारीख को 10वीं तारीख को डिविडेंड आ जाएगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, लॉस होगा तो डिविडेंड मिलना ही नहीं है और बिजनेस के चलते चलाते कोई रीपेमेंट होनी ही नहीं है। इसलिए इक्विटी बहुत ज्यादा रिस्की होता है। कंपैरेटिवली चीपर डेट जो है वो सस्ता पड़ता है क्योंकि उसमें रिस्क कम है। ये बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। जो इंटरेस्ट है, जो आप ब्याज देते हो, वो एक खर्चे के तौर पे आता है। जो खर्चा दिखा दिया ना आपने प्रॉफिट एंड लॉस में, उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। यू रिमेंबर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम दिखाते हैं, जब हमने इंटरेस्ट दिखा दिया, खर्चा दिखा दिया, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो गया और आपका टैक्स जो है वो भी बच गया। इसीलिए लोग ज्यादा उधार पे भी विश्वास करते हैं कि हमारा प्रॉफिट तो कम करेगा ना, जब ब्याज दिखा देंगे, ब्याज दे देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। डिविडेंड जो है वो खर्चे में नहीं आता। देखो ब्याज खर्चे में आता है, डिविडेंड खर्चे में नहीं आता। डिविडेंड तो प्रॉफिट में से दिया जाता है। डिविडेंड के देने से टैक्स कम नहीं होगा।
9th पॉइंट कहता है कि अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, अगर आप उसको ना दे सके, ब्याज ना दे सके, लागत मूल्य ना दे सके, तो जो ये ऋण देने वाला है उसके ऊपर उसका आपके कैश के ऊपर, उसका आपके एसेट के ऊपर पूरा अधिकार होगा कि वो पहले अपनी वसूली करेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को इस तरह की वसूली का कोई भी राइट नहीं दिया गया। अगर दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है, तो जो ऋण देने वाला है उसके पास सारे राइट्स हैं आकर अपनी वसूली करने को। लेकिन इंसॉल्वेंसी के केस में भी इक्विटी शेयर होल्डर के पास कोई भी राइट्स नहीं होते। इसका नंबर तो आखिरी में आएगा, कुछ बचा तो इसको मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा सम अप किया है। अगर आपको बिजनेस शुरू करने में बहुत जल्दी है, फटाफट शुरू करना है, तो आपको डेट के ऊपर जाना चाहिए। अगर आप उधार ले लेते हो तो वो आपके लिए इजी सोल्यूशन है, फटाफट कुछ एक महीनों में आपके पास फंड्स जो हैं वो आ जाएंगे। अगर आपको अपने बिजनेस में मालिकाना हक अपने पास ही रखना है, किसी और को मालिकाना हक देना ही नहीं है, आप ही इसके मालिक बनना चाहते हो, तो आपको डेट में जाना चाहिए। तब आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं लाने चाहिए। अगर आपके पास कुछ गिरवी रखने को ही नहीं है, पैसा आपको चाहिए बिजनेस के लिए लेकिन कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो इक्विटी शेयर्स को आगे लाना चाहिए। इक्विटी आपको मालिकाना हक दूसरे को देना चाहिए, इक्विटी शेयर्स इशू कर देने चाहिए, क्योंकि आपके पास गिरवी रखने को तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आप ऋण लेते हो, डेट लेते हो, तो वो तो गिरवी रखने के लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगेंगे। लेकिन अगर आप खुद को हर महीने किस्त देनी है, इस तरह की टेंशन से दूर रखना चाहते हो, ब्याज देने की टेंशन से दूर रखना चाहते हो, तो इक्विटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फिर आपको डेट के केस में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको नए इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, मूल्यवान सलाह चाहिए, आपके नए इन्वेस्टर को स्किल चाहिए, आपको वो बहुत समझदार है तो आपको उसकी स्किल भी चाहिए कि चलो इसका भी मैं फायदा उठाऊंगा, तो आपको इक्विटी शेयर्स इशू करने चाहिए। क्योंकि आपने मालिकाना हक दे दिया तो सामने वाला डेफिनेटली आपके बिजनेस में आके हेल्प करना चाहेगा। तो ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान है, डेट कितना और इक्विटी कितना, ये आपको बैलेंस के साथ चलना चाहिए। बहुत सोच विचार के डेट और इक्विटी पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि कितने % डेट रखना है, कितने % इक्विटी रखना है। तो आज का आर्टिकल यही खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।